नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शुक्रवार और डेट है सितंबर 1, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो हमें फ्रंट पेज से देखने को मिल रही है, तो कांग्रेस सीक्स जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब इनटू अदानी रो। क्या केस है, तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं कि करीबन फेब के महीने में एक हिडनबर्ग ग्रुप है यूएस का, वहां से एक रिपोर्ट निकल के आती है। ये एक तरह से एक जांच एजेंसी है प्राइवेट। तो हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट निकल के आती है जिसमें बताया जाता है कि जो अदानी ग्रुप है भारत का, इसके जो शेयर मार्केट है तो इसके शेयर्स में बहुत ज़्यादा धांधली की जाती है। और इसके बाद ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है विपक्षी दल द्वारा भारत के अंदर, जिसको सुप्रीम कोर्ट फिर सेबी को ऑर्डर करती है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ऑर्डर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अदानी ग्रुप पर जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पेश की जाए। तो जब सेबी जांच करती है अदानी ग्रुप की, तो जो अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उनसे उसे बाइज्जत बरी कर देती है ग्रुप को, और क्लीन चिट एक तरह से पकड़ा देती है अदानी ग्रुप को, जिसको लेकर जो हमारे विपक्षी दल हैं वो इससे नाखुश थे, इस फैसले से सेबी के। इसके बाद क्या होता है, अभी परसों ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट एक संस्थान है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है बाहर देशों की ही, ये एक इन्वेस्टिगेशन करती है और इसकी रिपोर्ट साझा करती है, जिसमें अदानी ग्रुप के ऊपर फ्रॉड के चार्जेस दोबारा लगाए जाते हैं। और इस जो ग्रुप है ये OCCRP, तो ये लोग एक तरह से बताते हैं, ये लोग कहते हैं कि जो अदानी ग्रुप की फर्म है अदानी ग्रुप, तो ये क्या करती है, ये मॉरिशियस से शेल कंपनीज के थ्रू भारत के अंदर अपनी कंपनी में पैसा लगवाती है। तो एक तरह से करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं अदानी फर्म के ऊपर। और इसी को लेकर जो कांग्रेस है विपक्षी दल, तो उसके राहुल गांधी एक तरह से आरोप लगाते हैं कि जो अदानी ग्रुप है उसका जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है उसके साथ बहुत अच्छी साठगांठ है, इस वजह से इनकी जो जांच हो रही थी उस पर कोई फैसला अच्छा नहीं आ पाता है। जिसको लेकर अब जो विपक्षी दल है तो वो क्या मांग करता है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए अदानी की जांच करने के लिए। तो आपको जानना चाहिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। तो हमारे पार्लियामेंट में एक तरह से प्रावधान दिया गया है कि कोई भी अगर जांच करवानी हो तो उसके लिए पार्लियामेंट का एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी को हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कह सकते हैं। इसमें मेंबर अपोजिशन के भी हो सकते हैं, साथ ही साथ जो भी हमारे पक्ष दल हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट में हैं वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। ये सब मिलकर डिटेल्ड जांच करती है, जिस भी मुद्दे के ऊपर जांच करने के लिए इन्हें दिया जाता है। तो कांग्रेस मांग कर रही है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो और अदानी का जो भी स्कैम की बात हो रही है इसे कवर किया जाए। आगे हम चलते हैं तो एक जम्मू कश्मीर से न्यूज आ रही है। तो स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर में टेक टाइम, पोल्स कैन बी हेल्ड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था गवर्नमेंट से कि क्या गवर्नमेंट एक टाइमलाइन फिक्स कर देगी, एक टाइमलाइन दे सकती है कि जम्मू कश्मीर को कब तक हम राज्य का दर्जा दोबारा वापस दे देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में क्या किया गया था कि जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य था भारत का एक, तो उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, बाइफरकेट कर दिया गया था जम्मू कश्मीर को, जिसमें से बीच से काट के लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और केस में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि क्या वो कोई एक तारीख दे सकते हैं कि इस तारीख तक हम जो जम्मू कश्मीर है उसे स्टेट का, एक राज्य का दर्जा दोबारा वापस दे देंगे। तो गवर्नमेंट इस चीज को मना कर देती है। वो गवर्नमेंट कहती है कि अभी हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि कब हम जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट कहती है कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है जम्मू एंड कश्मीर में, और किसी भी समय वो इलेक्शन करवा सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर।
यही था बेसिकली इस न्यूज़ में। आगे एक न्यूज़ आ रही है हमारे इकोनॉमी सेक्शन से, तो हम देख लेते हैं। तो ग्रोथ एक्सीलरेट्स क्या है? इकोनॉमी ग्रोथ 7.8% फास्टेस्ट इन 4 क्वार्टर्स। अभी हाल ही में डाटा निकल के आया है, ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस का डाटा है, जीडीपी और जीवीए का, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ये डाटा निकल के आया है। और तो क्या कहता है ये डाटा कि जो भारत की जीडीपी और जीवीए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड का जो डाटा निकल के आया है, तो ये कहता है कि अभी का इस बार का जो डाटा निकल के आया है वो 7.8% हाई पर है। पिछले 3 क्वार्टर के साथ हम कंपेयर करेंगे तो ये किस महीने का, किस क्वार्टर का डाटा है? तो अप्रैल, मई और जून का ये डाटा है, जीडीपी और जीवीए। अप्रैल, मई और जून 2023 का डाटा है ये। तो ये 7.8% की ग्रोथ हाई दिखाता है गवर्नमेंट का इस टाइम पे। अब ये अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो 2nd क्वार्टर में बढ़ जाता है दूसरी बार। पहला 1st क्वार्टर में भी इसकी ग्रोथ हुई थी, 2nd क्वार्टर में इसकी ग्रोथ फिर से बढ़ जाती है। एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री की बात करेंगे और फिशिंग की बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड के टर्म में, तो वहां भी 3.5% की ग्रोथ दिखाई देती है अप्रैल से जून के क्वार्टर में। तो ये डाटा था नेशनल स्टैटिकल ऑफिस का। ये क्वार्टरली डाटा है जो रिलीज होता है। इसके बाद ये 4 क्वार्टर्स को हम जब हम जोड़ देंगे तो हमें पूरा ईयरली अपना जीडीपी का एवरेज निकल आएगा हमारा, कि हमारा पूरा साल में, फाइनेंशियल ईयर में कितनी जीडीपी ग्रोथ रही। तो ये क्वार्टर्स में डाटा निकालती है और ये नेशनल स्टैटिकल ऑफिस का काम होता है, तो उसका ये डाटा आया है। ये बात करती है कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो की है 7.8% पे, पिछले 4 क्वार्टर्स में सबसे तेज। आगे हम चलते हैं तो हम पहुंचते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। तो एडिटोरियल सेक्शन में ये फैजान मुस्तफ़ा का एक एडिटोरियल लिखा है, प्रोग्रेसिव यूसीसी मस्ट प्रोटेक्ट चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। हम इसे पूरा कवर करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली बात करता है अडॉप्शन की और चाइल्ड कस्टडी की भारत के अंदर, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ रिसेंट एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप इसे कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए छोड़ देता हूँ। मैं आपको इसका बेसिक्स बता देता हूँ। तो क्या बेसिक्स है, क्यों लिखा गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक तरह से जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या कहा है ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने, कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाएगा सितंबर 18 से लेकर सितंबर 22 तक इस महीने के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले ही महीने मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, मॉनसून सत्र चालू था अभी तक, और इसके बाद एक स्पेशल सेशन जो है वो पार्लियामेंट का बुलाया जा रहा है 18 से 22 सितंबर तक, और इसमें करीबन 5 सीटिंग्स होंगी। तो उसी को लेकर ये बात करते हैं कि मे बी ये हो सकता है कि उस जो सत्र बुलाया जा रहा है उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बात हो सकती है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड आर्टिकल ये जो लिखा है इन्होंने, और ये बेसिकली बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स की, साथ ही साथ एडॉप्टिव पेरेंट्स के राइट्स की। ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं इस चीज को, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो ये पहले बात करते हैं कि जो इस्लामिक लॉ है उसके अंदर जो बच्चे का राइट है उसकी ज्यादा बात होती है बजाय पेरेंट्स के राइट की। और ये इसी तरह इंडियन कोर्ट्स के कुछ रिसेंट जजमेंट की बात करते हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट 26 जुलाई 2023 का, जिसमें क्या किया गया है, जो कस्टडी दे दी गई है चाइल्ड की वो उसके बायोलॉजिकल फादर को दे दी गई है, जबकि जो बायोलॉजिकल फादर है वो रेप का एक्यूज्ड रह चुका है। साथ ही साथ ये अब आगे बात करते हैं नसरीन बेगम 2022 केस की, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो आप इसे कवर कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है ये। आप इसे डायरेक्टली रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा एडिटोरियल में क्या बताया गया है। मैंने आपको बता दिया कि ये लिखा क्यों गया है, क्योंकि सितंबर 18 से 22 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, जिसमें हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठाई जाए। आगे हम देखते हैं तो मैपिंग टाइज,
ये हमारा एडिटोरियल है मैपिंग टाइज। तो चाइना मस्ट शो इट्स नेबर्स द सेंसिटिविटी दैट इट डिमांड्स ऑफ देम। ठीक है, तो ये क्या है एडिटोरियल में आपको बता देता हूं कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, चाइना ने अपना एक मैप जारी किया है। मैप 2023 का उसने इशू किया है जिसका नाम है स्टैंडर्ड मैप 2023। और इसमें क्या किया है चाइना ने, एक बदतमीजी की है चाइना ने। और क्या किया है उसने कि अरुणाचल प्रदेश, अस्काई चिन, साउथ चाइना सी, इन्हें चाइनीज टेरिटरी दर्शाया है उस मैप के अंदर। कौन कौन से एरिया को, तो अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का अभिन्न अंग है तो उसे चाइना ने अपना बताया है, साथ ही साथ अक्साई चिन को अपना बताया है, और साउथ चाइना सी को अपना बताया है, चाइनीज टेरिटरी बताई है। तो उसी को लेकर जो भारत है इसने आपत्ति जाहिर की थी चाइना के साथ कि ऐसा तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और भारत के नक्शे में बहुत पुराने काल से बना हुआ है। और इसी को देखकर जब भारत ने आपत्ति दर्ज की तो फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी चाइना के साथ आपत्ति दर्ज की है कि वो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसी को लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि G20 की समिट होने जा रही है भारत में अगले हफ्ते ही न्यू दिल्ली के अंदर। तो उसी को लेकर ये था कि जो चाइना के प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग वो भारत आने वाले थे, लेकिन ये मैप जब आ गया है, अब निकल के आ गया है, तो ये एक खबर उड़ती हुई आ रही है कि जो जी जिनपिंग हैं चाइना के प्रेसिडेंट, वो अब G20 की इस मीटिंग में भाग लेने नहीं आएंगे। अब जब ये पूछा गया वहां की चाइना की स्टेट मीडिया से, स्टेट गवर्नमेंट से, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, तो उसने अभी इस चीज पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। तो उसी को लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। मैंने आपको बता दिया कि इशू क्या है। इशू यही है कि चाइना ने एक मैप बनाया है 2023 का, अपना स्टैंडर्ड मैप, और उसमें अरुणाचल प्रदेश को, अक्साई चीन को और साउथ चाइना सी के कुछ एरियाज को, पूरे साउथ चाइना सी को बेसिकली अपनी चाइनीज टेरिटरी के अंदर बनाया है उसने। अब 2019 में आपको याद होगा कि भारत ने भी एक नया मैप इशू किया था भारत का, जिसमें भारत ने क्या किया था कि जब जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया था और लद्दाख को अलग किया था, तो एक नया नक्शा भारत ने जारी किया था भारत का। उसमें भारत ने जो अक्साई चीन एरिया है उसे अपना बताया था, जिसे लेकर जो बीजिंग था, जो चाइना था, वो बहुत नाराज था भारत के साथ और उसने अपना एग्रेशन दिखाना चालू कर दिया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। LAC जो मुद्दा उठा था तो वो उसी नक्शे के आ जाने के बाद उठा था। उसी को लेकर ये बेसिकली लिखा गया है। और आपको जो मेन चीज जाननी थी वो मैंने आपको बता दी कि चाइना का एक ऐसा नक्शा निकल के आया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने अपना हिस्सा बताया है। अब एक एशिया कप से रिलेटेड न्यूज आ रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप चल रहा है, तो क्या हुआ था, एशिया कप जब चालू हुआ था 1984 में, तो उसे इसलिए चालू किया गया था, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर चालू किया था। उसे इसलिए चालू किया गया था ताकि एशियन सब कॉन्टिनेंट जो है इसके अच्छे रिलेशंस हो सकें आपस में। तो एशिया कप की इसलिए स्थापना की गई थी, चालू किया गया था 1984 में। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिला कि अभी 16वां एशियन कप चालू है, जो कि मुल्तान में पाकिस्तान में चल रहा है, और इसमें बहुत सारी एशिया की टीमों ने हिस्सा लिया है। लेकिन भारत ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से जो मैच होंगे वो आधे मैच पाकिस्तान में होंगे और कुछ मैच जो भारत से रिलेटेड मैच होंगे वो श्रीलंका में होंगे। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि जो फाइनल होगा वो भी कोलंबो में ही खेला जाएगा, जो कि श्रीलंका में है 17 सितंबर को। उसी को लेकर ये लिखा गया है। अब ये बात करते हैं कि 2008 में जब एशिया कप हुआ था कराची में, तभी ऐसा था कि भारत पाकिस्तान गया था मैच खेलने के लिए। उसी को लेकर बेसिकली ये लिखा गया है एडिटोरियल। और ये बात करते हैं आगे कि जो वर्ल्ड कप है वो भी अक्टूबर में होने जा रहा है भारत के अंदर। यही था बेसिकली इसमें। आगे हम चलते हैं तो ओपिनियन सेक्शन से एक आपको क्वेश्चन कवर करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। आर नेचुरल डिजास्टर्स मैन मेड? अभी क्या देखने को मिल रहा है हाल ही के दिनों में कि भारत के अंदर क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिली है।
हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और बहुत सारे नॉर्थ रीजन के अंदर, जैसे कि पंजाब में भी ऐसा देखने को मिला, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा बरसात हुई। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज्यादा असर अपना दिखाना चालू कर चुका है। जो आर्टिक है वहां पर बर्फ पिघलने लगी है, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड का एक तरह से बैलेंस था वो बिगड़ने लगा है। उसी को लेकर आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में ये सब बना रहता है। तो आपको एनवायरमेंट सेक्शन के अंदर से कवर करना है, क्लियर आपको एकदम रहना है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत एकदम फ्रीक्वेंट न्यूज में रहता है। नेचुरल डिजास्टर से लेकर क्लाइमेट चेंज से लेकर, तो आपको एक पर्सपेक्टिव में आपको एक आंसर प्रिपेयर करना होगा करीबन 200 वर्ड्स का, कि आर नेचुरल डिजास्टर्स मैन मेड, क्या जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो मैन मेड होते हैं। तो आपको ये टॉपिक कवर करना है। मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों लिखा गया है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन और आंसर सेक्शन हैं, आप इन्हें कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें। करीबन 200 वर्ड्स आप इस पर लिखें तो आपको एकदम आइडिया हो जाएगा। आप पहले पढ़ें और उसके बाद 200 वर्ड्स का एक आंसर लिखने की कोशिश करें इसी एग्जैक्ट क्वेश्चन पे, कि आर नेचुरल डिजास्टर्स मैन मेड, या फिर आप एक और कोशिश कर सकते हैं कि आप इस पर एक ऐसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स आर मैन मेड। बस इस चीज पर आप ऐसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। तो ये एक आप फोटो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये ग्रीस से फोटो है, ग्रीस से अपोलो टेम्पल की फोटो है ये। और ये कहाँ की है, तो अभी क्या देखने को मिला था 30 अगस्त को कि सुपर मून विटनेस किया गया था। सुपर मून क्या होता है, जब एक ही महीने में दूसरा फुल मून हो तो उसे सुपर मून कहते हैं। और नासा के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि इस टाइम पे जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है, तो क्या कहते हैं हम इसे, सुपर मून। आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सुपर मून कब कहा जाएगा, तो सुपर मून एक फुल मून को कहा जाएगा जो कि एक महीने के अंदर दूसरा फुल मून होगा, उसे हम सुपर मून कहेंगे। तो ये देखने को मिला अगस्त 30 को। आगे हम चलते हैं। तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से आप एक छोटी सी न्यूज देख सकते हैं। तो जो भारत का चाय उत्पादन है, टी प्रोडक्शन है भारत के अंदर, तो वो जुलाई के महीने में जब देखेंगे तो उसमें 6.2% की इंक्रीज पाई गई है। आगे डिकोडिंग द OCCRP's अडानी रिपोर्ट, तो फर्स्ट पेज पे हमने जो कवर किया था उसी से रिलेटेड ये है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, मैंने आपको बता दिया कि इनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर एक तरह से लगाए हैं आरोप। और इन्होंने कहा है कि जो सेबी का रूल 19A है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन रूल्स 1957 का, जो कि अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था 19A रूल 19A, तो उसका उल्लंघन भी किया है अदानी ने। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या है ये। मैंने आपको इसका बैकग्राउंड समझा दिया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, फिर सेबी की जांच होती है और क्लियर चिट मिल जाती है। अब क्या है, जो ये OCCRP का जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है तो इसमें कहा गया है कि जो अदानी कंपनी है वो क्या करती है, 2013 से 18 तक इसने क्या किया है कि एक रूल 19A होता है जिसके तहत क्या करना होता है कि जो भी ये 2010 में अमेंड करके लाया गया था ये रूल, इसमें ये लाया गया था कि कोई भी जैसे कंपनी है जो शेयर लगाती है वो 75% से ज्यादा अपना शेयर नहीं रख सकती है, अपना वहां शेयर में अपना 75% से ज्यादा शेयर नहीं रख सकती है। जो 25% शेयर बकाया है वो अन्य लोगों का होना चाहिए, उनके रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, उनके दोस्त नहीं होने चाहिए, उनकी बीवी बच्चे ये सब नहीं होने चाहिए या रिश्तेदार। तो उसी को लेकर जो 2010 में अमेंडमेंट था रूल 19A सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 के अंदर, तो पाया क्या गया इस रिपोर्ट में कि जो अदानी के भाई हैं वो भी इसमें शेयर होल्डर हैं, और जो 25% का मिनिमम थ्रेशोल्ड था जो अलग पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए वो
उल्लंघन करता हुआ साफ नजर आ रहा है अदानी ग्रुप। इसी को लेकर जो जांच हुई है OCCRP की, तो उसने ये पाया है। अब जब ये जांच में क्या पाया गया है तो हम आपको बता देते हैं। तो UAE बेस्ड एक सीक्रेटिव फर्म है जिसका नाम है एक्सेल इन्वेस्टमेंट, और एक दूसरी फर्म है जिसका नाम है एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये किसके द्वारा किसकी कंपनी है? तो ये अदानी के जस्ट भाई की कंपनी है जिनका नाम है विनोद अदानी। ठीक है, और ये क्या करती है कि ये $1.4 मिलियन का एक तरह से फीस लगाती है 2012 से 14 के बीच में। तो ये एक तरह से उल्लंघन है। दूसरा, जब सेबी की बात करते हैं तो सेबी की बात ये करते हैं कि सेबी जब जांच करती है तो सेबी इन सब चीज़ों को नहीं पा पाती है, लेकिन जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये सब खोद खाद के निकाल लाती है कि कहाँ करप्शन हुआ है। तो बेसिकली यही था इसमें। आप अब ये न्यूज़ में बना रहेगा क्योंकि दो लोगों के नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहे हैं, और एक चाइनीज़ हैं और दूसरा UAE का है। एक का नाम है नसीर अली और एक का नाम है चैंग चुंग लिंग। तो ये दोनों क्या करते थे? ये प्रोमोटर हैं इस अदानी ग्रुप के। जो चैंग चुंग लिंग है ये ताइवान का है और नसीर अली ये UAE का है। तो ये क्या करता है? ये पैसे लगाता था, लेकिन पाया क्या गया कि ये शेल हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इसी को लेकर जो कांग्रेस पार्टी भी है वो भी मांग कर रही है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए अदानी ग्रुप के ऊपर। अब ये अगली न्यूज़ हम चलते हैं तो न्यूज़ सेक्शन से आ रही है। चाइनीज प्रेसिडेंट जी येट टू कंफर्म प्रेजेंस एट G20 समिट इन दिल्ली। तो मैंने आपको ये बता दिया, एडिटोरियल सेक्शन में हमने कवर किया कि क्या है कि G20 का समिट होने वाला है भारत के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर अगले हफ्ते। तो उसमें क्या होना था कि G20 के जितने मेंबर्स हैं उनके जो हेड्स हैं वो आकर पार्टिसिपेट करने वाले थे। लेकिन अभी खबर क्या आ रही है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आएंगे इस मीटिंग को अटेंड करने। जबकि देखने को क्या मिल रहा है कि US के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, जो बिडेन, UK के लीडर आ रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इन सब के जो लीडर हैं ये आने वाले हैं। ये कंफर्म भी हो चुका है। लेकिन जो जी जिनपिंग हैं इनकी तरफ से अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि ये आ रहे हैं भारत या नहीं आ रहे हैं G20 की समिट अटेंड करने। तो यही था बेसिकली इस न्यूज़ में। आगे हम देखते हैं तो मणिपुर से एक न्यूज़ आ रही है। मणिपुर, जैसा कि आप जानते हैं कि करीबन अब 4 महीना हो चुका है मणिपुर को वायलेंस की स्थिति बने हुए वहां पर, और केंद्र सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ वहां की जो राज्य सरकार है वो भी फेल होती हुई नजर आ रही है उस मुद्दे को देख पाने के लिए। अब वहीं से एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है कि मणिपुर में फिर से हिंसा की स्थिति चालू हो गई और 5 लोगों की मौत हो गई इस हिंसा के अंदर। और हो कैसे रही है हिंसा? तो गोलीबारी हो रही है, गोलियां जो बंदूक हैं वो चुरा ली गई हैं गवर्नमेंट की पुलिस आर्मरी से, साथ ही साथ आर्मी की मिलिट्री की आर्मरी से गन्स चुरा ली गई हैं मणिपुर के अंदर। और जो भी मिलिटेंट्स हैं मीती समुदाय के और कुकी समुदाय के, उनके पास वो सब गन्स मौजूद हैं, उनके पास बुलेट्स भी मौजूद हैं, और हिंसा वो लगातार करते जा रहे हैं। केंद्र सरकार इस चीज पर बिल्कुल फेल नजर आ रही है और राज्य सरकार भी फेल नजर आ रही है। पुलिस कह रही है कि जो मामला है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कंट्रोल से सब बाहर वहां जा चुका है मणिपुर के अंदर। आगे हम चलते हैं तो एक स्पेशल सेशन मैंने आपको बता दिया कि एक खबर आई है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया कि स्पेशल सेशन बुलाने जा रहे हैं हम पार्लियामेंट का सितंबर 18 से 22 तक के लिए, और एजेंडा हम नहीं बताएंगे। तो अब आप एक चीज देख सकते हैं कि अभी हाल ही में मॉनसून का एक सेशन हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें बात हुई, डिस्कशन हुआ, उसमें सारी चीजें उठाई गई। अब जब अदानी की रिपोर्ट आई है, अपोजिशन का कहना है कि अदानी की अभी रिपोर्ट आई है निकल के, तो अगर अदानी की रिपोर्ट पर जांच होती है और अपोजिशन घेरता है तो प्रधानमंत्री वोट कट जाएंगे, प्रधानमंत्री वोटों से कम हो जाएंगे जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं उसमें। तो इसी को लेकर जो प्रधानमंत्री हैं वो इस बात को टाल मटोल करने के लिए, इस चीज को गायब कर देने के लिए, अदानी मुद्दे को,
वो एक तरह से स्पेशल सेशन बुला रहे हैं पार्लियामेंट का सितंबर 18 से 22 के लिए। तो ये जो इंडिया की ग्रुपिंग हुई है, अभी आप जानते हैं अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है इंडिया। तो उसका कहना है कि ये एक तरह से पब्लिक के जो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए एक स्ट्रेटेजी रची जा रही है भारत सरकार द्वारा। आगे हम चलते हैं। तो कल जो इंडिया की ग्रुपिंग है उसकी तीसरी मीटिंग हुई थी। इंडिया की ग्रुपिंग का फुल फॉर्म है, इंडिया का फुल फॉर्म है आपका इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो मैंने आपको, ये हम कवर करते ही हैं ऑलरेडी न्यूज़पेपर में, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी एक मीटिंग हुई थी। तो कल महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर इसकी एक मीटिंग हुई थी डिनर पे। तो इसमें जो भी बात हुई वो अभी साझा नहीं की गई है पब्लिक के साथ पूरी सारी बातें, लेकिन कुछ चीजें जो ये है, तो जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर मौजूद थे, तो उनकी तरफ से कहा गया जो सीट शेयरिंग होगी 2024 के चुनाव को लेकर, उसकी बात यहां पर कर लेनी चाहिए। तो यही सब बेसिकली था, ये सब चीजें निकल के आएंगी तो हम इसे कवर करते रहेंगे कि क्या इस मीटिंग्स में डिसाइड हुआ। अभी कुछ इतना फर्म डिसीजन नहीं हुआ है, अभी ये सब स्ट्रेटेजी एक तरह से तैयार करने में लगे हुए हैं। अब आगे एक न्यूज आ रही है कि इंडिया सीज द लोएस्ट अगस्त रेनफॉल इन ए सेंचुरी, आईएमडी का कहना है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है, तो वो क्या कह रही है कि 2023 में जो अगस्त के महीने में रेनफॉल होनी चाहिए भारत के अंदर, वो एक सेंचुरी में सबसे कम है भारत के अंदर। एक सेंचुरी में भारत के अंदर जो अगस्त में बारिश होनी चाहिए, जिसका एवरेज होना चाहिए, तो वो भारत के अंदर सबसे कम है। अब यहां पर आप चार्ट में देख सकते हैं रेन की डिफिशियंसी ये दिखा रहा है, ये 0, -10, -20, -30, -40 इनकी बात हो रहा है। तो 1966 की जब बात करेंगे तो आप यहां से देख सकते हैं लास्ट से चालू करके, लास्ट से अब जब 2023 में जब हम आएंगे सबसे फर्स्ट पे, तो 2023 में बहुत ज्यादा ये है। तो इसी को लेकर आईएमडी ने क्या कहा है कि 36% कम बारिश हुई है, वर्षा हुई है भारत के अंदर पिछली सेंचुरी में अगर हम नापेंगे तो। अब एक न्यूज आ रही है रेलवे बोर्ड से, तो जया वर्मा है, ये भारत के अंदर पहली महिला रेलवे बोर्ड की हेड बनी है। इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। तो ये चेयरपर्सन बन गई हैं रेलवे बोर्ड की, जो कि टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर। इससे पहले कौन थे चेयरमैन? तो थे अनिल कुमार लाहोटी। तो ये आपको याद रखना है कि ये पहली भारत की रेलवे हेड बनी है जिनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ये चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये पहली महिला है। आगे एक न्यूज आ रही है, तो रवि कन्नन विंस 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो क्या है ये? इनका नाम है आर रवि कन्नन। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि असम में शहर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक तरह से डायरेक्टर के पद पर हैं। तो इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ये फिलीपींस का एक अवार्ड है। तो इन्हें ये दिया गया है अवार्ड, किस चीज के लिए? क्योंकि इन्होंने गरीबों के लिए जो कैंसर का इलाज है और कैंसर के लिए अलग अलग इनिशिएटिव चलाने पर इन्हें यह अवार्ड मिला गया है। बेसिकली कैंसर से रिलेटेड, कैंसर के लिए इन्होंने एक तरह से जो गरीब होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके इलाज को अच्छा कर दिया है, बेहतर कर दिया है, और भी डिपार्टमेंट्स खोल दिए हैं। असम के इनके जो शहर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है उसके अंदर, जिसके काम को देखते हुए तो इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 2023 का। तो इनका नाम है रवि कन्नन। आगे हम चलते हैं। तो एक मैंने आपको ये बता दिया कि जब चाइना ने क्या किया है, चाइना ने मैप जाहिर किया है अपना 2023 का स्टैंडर्ड मैप। तो उसके लेकर इंडिया ने एक तरह से प्रोटेस्ट जाहिर किया था। जब इंडिया ने प्रोटेस्ट जाहिर किया तो उसके बाद फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी प्रोटेस्ट किया है कि चाइना ने जो साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा बताया है वो गलत किया है। तो यही है बेसिकली इसमें। और ये कहते हैं कि जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड
नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982। तो वो बेसिकली जब वहां पर लिखा गया है तो वहां पर जो एक्सक्यूज मी, वहां पर जो लिखा गया है तो वहां पर यूएन क्लॉज के अंदर जो कि 1982 का है, वहां पर लिखा गया है कि जो साउथ चाइना सी है वो चाइना के अंदर पूरा नहीं आता है। तो इसी को लेकर एक तरह से प्रोटेस्ट, इसी चीज को एविडेंस दिखाकर जो फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया है उसने प्रोटेस्ट जाहिर किया है चाइना के साथ उसके मैप को रिलेटेड। अब ये बिजनेस सेक्शन से हम देखते हैं तो अदानी के शेयर, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिपोर्ट आई है, एक बार पहले फेब में ये हो चुका है कि अदानी के जो शेयर थे अदानी ग्रुप के वो गिरने लगे थे। उसके बाद अब ये जो दोबारा रिपोर्ट आई है तो दोबारा अदानी के जो ग्रुप शेयर्स हैं उसमें दोबारा फॉल देखने को मिल रहा है। अब एक न्यूज है, कोर सेक्टर ग्रू 8% इन जुलाई। तो जब कोर सेक्टर देखेंगे, कोर सेक्टर जो 8 भारत के कोर सेक्टर जिसमें कंक्लूड किया जाता है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम एंड ऑयल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील और फर्टिलाइजर्स, और तो ये जो 8 प्रोडक्ट्स हैं आपके, इन्हें क्या किया गया है, इन्होंने 8% की ग्रोथ देखी है जुलाई महीने के अंदर, और जो आउटपुट है वो 2.2% गिर गया है। यही है बेसिकली इसमें। अब एक और न्यूज आ रही है, फिस्कल डेफिसिट जो है, तो फिस्कल डेफिसिट 2024 का जो टारगेट था उससे 33.9% जुलाई के अंत तक अभी ही फिस्कल डेफिसिट ज्यादा पहुंच चुका है। तो आपको जानने के लिए क्या जरूरी है, तो फिस्कल डेफिसिट जानने के लिए जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि ये गैप होता है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट है, भारत की गवर्नमेंट है, उसकी एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि उसकी आमदनी है जो कि टैक्स वगैरह से आती है और बाकी चीजों से आती है। तो उसकी आमदनी अगर हम मानते हैं 1000 रुपए, और जो भारत सरकार की तरफ से खर्चा होता है वो होता है, मानते हैं हम 1500 रुपए। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपका 500 रुपए फिस्कल डेफिसिट। तो उसी को जब हम परसेंटेज टर्म में निकालेंगे तो देखने को मिला कि जो भारत का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था 2024 के लिए, उससे जब जुलाई का डाटा आया, जुलाई के एंड का, तो पता चला कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो अभी 33.9% का जो टारगेट था गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट का टारगेट था कि हम 100 रुपए फिस्कल डेफिसिट रखेंगे 2024 के अंदर, तो जुलाई के अंत तक ही, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 4 महीने में ही निकल के आ गया कि 33.9% जो टारगेट है वहां वो पूरा हो चुका। मतलब कि अगर 100 रुपए टारगेट रखा था फिस्कल डेफिसिट का, तो 33 रुपए अभी ही गवर्नमेंट छू चुकी है। यही है बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में।